Good morning. Today our topic is Essay on Dramatic Poesy, written by John Dryden, who is the father of English criticism. In this lecture, John Dryden का जो Essay on Dramatic Poesy है, उसको हम डिस्कस करेंगे और जॉन डाइडन ने कौन कौन से ऐसे मेन पॉइंट्स बताए हैं क्रिटिसिज्म रिलेटेड और ड्रामाटिक और जो हमारी जो ड्रामास होते हैं इंग्लिश ड्रामास हैं, फ्रेंच ड्रामास हैं, क्लासिकल ड्रामास हैं, इंग्लिश ड्रामा क्यों बेटर। और इसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारे जो राइटर्स हैं, शेक्सपियर रहे, बेन जॉनसन रहे, इनके ऊपर भी उन्होंने अपनी चौसर इनके ऊपर भी उन्होंने अपनी विचार को व्यक्त किया है। तो आगे बढ़ते हैं। John Dryden, first poet laureate of England, is known as the father of English criticism. John Dryden इंग्लैंड के प्रथम फेमस कवि रहे हैं और ही इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म और इनको इंग्लिश क्रिटिसिज्म के फादर के रूप में जाना जाता है। He has written a critical work, Essay on Dramatic Poesy. एक इनका आलोचनात्मक कार्य है Essay on Dramatic Poesy and defends the English drama from French and classical dramas. और उन्होंने इस ऐसे के अंतर्गत इंग्लिश ड्रामा को के बारे में अपने विचारों को व्यक्त किया उसकी फेवर में और कहा है कि फ्रेंच और क्लासिकल ड्रामा से ये इंग्लिश ड्रामा काफी बेटर होता है। He also talks about Chaucer, William Shakespeare and French. इसके अलावा उन्होंने जो चौसर है, विलियम शेक्सपियर, बेन जॉनसन के बारे में भी वो बात करते हैं। Essay on Dramatic Poetry was written in dialogue form in 1666 and published in 1668. ड्रामेटिक पोइजी जो है एक डायलॉग फॉर्म में लिखा गया है इसको और 1666 यानी 1666 में इसको लिखा गया और इसको पब्लिकेशन जो हुआ वो 1668 में हुआ। एंड essay on dramatic poetry deals with the views of major critics. इसमें बहुत बड़े जो क्रिटिक्स हैं, आलोचक, उनके विचारों को ये व्यक्त करते हैं, उसके विचारों से संबंधित है। एंड द टेस्ट ऑफ मैन एंड वुमेन ऑफ द टाइम ऑफ ड्राइडन, और ड्राइडन के टाइम में जो मैन और वुमेन जो लोग थे उनका टेस्ट किस तरीके का होता था, कौन कौन सी चीजों को प्रीफर करते थे, पसंद करते थे, उसको भी व्यक्त किया जाता है इसके अंदर। एक बैटल इज गोइंग ऑन बिटवीन इंग्लैंड एंड द नीदरलैंड, एक बैटल चल रही है इंग्लैंड और नीदरलैंड्स के लोगों के बीच में। देखते बैकग्राउंड क्या है। फोर जेंटलमैन नेमली क्राइस, यूजीनियस, लिसाइडियस, निएंडर, ये फोर जेंटलमैन हैं आर ट्रेवलिंग बाय बोट, जो बोट से यात्रा कर रहे हैं टू सी द बैटल, इस बैटल को देखने के लिए आते हैं। एंड स्टार्ट ए डिस्कशन ऑन मॉडर्न लिटरेचर, और एक आधुनिक जो लिटरेचर है उसके ऊपर उनका डिस्कशन स्टार्ट हो जाता है। यूजीनियस, क्राइस, लाइसिडियस एंड नेट, ये चारों लोग स्पीकर, ये स्पीकर्स भी हैं एंड रिप्रेजेंटेड एज उनको इस रूप में रिप्रेजेंट किया गया है जो कि these are the speakers, four character, और इनको फोर कैरेक्टर्स माना गया। यूजेनियस लॉर्ड बुखारेस्ट को राइटर है, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। क्राइस्ट सर रॉबर्ट हार्वर्ड को प्रेजेंट करते हैं। रिसाइडियस चार्ल्स सैडली, निएंडर जॉन ड्राइडन खुद एक निएंडर की भूमिका में यहाँ पर रहते हैं। In the year 1800, an Englishman, Edward Fowler, discovered who these four men were. 1800 में इंग्लिशमैन जो एडवर्ड फॉलो थे, उन्होंने समझा कि चार लोग हैं कौन। जब उन्होंने इस चीज को, इस ऐसे को पढ़ा, डीपली पढ़ा, तो डीपली स्टडी करके उन्होंने कहा कि ये जो विचार हैं इनको रिप्रेजेंट करते हैं। तब ये हमारे सामने है कि जो चार स्पीकर हकीकत में ये राइटर हैं
राइटर हिमसेल्फ नियंत्रण मीन्स न्यू मैन, नियंत्रण का मतलब है नया व्यक्ति, एंड इम्प्लाइड जो इस चीज को बताता है दैट राइटर एज ए रेस्पेक्टेड मेंबर ऑफ द जेंटी क्लास, एक जेंटी क्लास की बहुत ही रेस्पेक्टेड मेंबर्स के रूप में इनको दिखाया गया है, इज एंटाइटल्ड टू जॉइन इन दिस डायलॉग ऑन एन इक्वल फुटिंग विद द थ्री ओल्डर मैन हु आर हिज सोशल लीडर। जो तीन जो ओल्डर व्यक्ति हैं जो हमने जो डिस्कशन किया, ये देखिए जी, ये तीन जो व्यक्ति हैं, जॉन डाइटन है, लॉर्ड बुखरस्ट, सर रॉबर्ट हार्वर्ड, चार्ल्स सेटे, इन व्यक्तियों जो इनकी सोशल सुपीरियर बल्कि इक्वली व्यक्ति हैं, इनके साथ वे इनके डायलॉग को ज्वाइन करते हैं। जब ये तीनों डिस्कस करते हैं तो जॉन डाइटन को ज्वाइन करने लगते हैं। अब देखिए कि आगे का कौन कौन से मेन आइडियाज इसमें व्यक्त किए गए हैं। न्यू क्लासिकल ड्रामेटिस्ट आर बेटर देन एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट। पहला पॉइंट निकल करके आता है कि जो एलिजाबेथन के जो नाटककार थे, जो ड्रामेटिस्ट थे, उनसे कहीं अच्छे न्यू क्लासिकल के ड्रामेटिस्ट को माना गया है। इनके अकॉर्डिंग टू मॉडर्न राइटर्स आर बेटर देन एलिजाबेथन। दूसरा पॉइंट ये निकला कि जो आधुनिक जो लेखक है, जो मॉडर्न राइटर्स हैं, आज के जमाने के जो लेखक है, वो एंशिएंट राइटर से कहीं बेटर है। नेक्स्ट पॉइंट है इंग्लिश ड्रामा इज बेटर देन फ्रेंच ड्रामा। फ्रेंच ड्रामा से कहीं अधिक अच्छा इंग्लिश ड्रामा है। ड्रामा शुड बी रिटन इन हीरोइक राइम, और यही पॉइंट मिला कि हमें ब्लैंक वर्स की अपेक्षा ड्रामा को हमेशा हीरोइक राइम में लिखना चाहिए। ये कुछ पॉइंट्स में से निकल करके आए थे। अब देखिए थ्री मेन आर्गुमेंट्स, क्योंकि थ्री है, फोर्थ में तो गाइडलाइन इनको ज्वाइन किया है, तो थ्री पॉइंट्स आर्गुमेंट्स क्या थे। मॉडर्न ड्रामा वर्सेस एंशिएंट ड्रामा, मॉडर्न ड्रामा एंशिएंट ड्रामा के बीच में बैटल है। फ्रेंच प्लेज वर्सेस इंग्लिश प्लेज, फ्रेंच प्लेज और इंग्लिश प्लेज के बीच में बैटल है। ब्लैंक वर्स एंड राइम, अब ब्लैंक वर्स वो यूज करनी चाहिए या ब्लैंक वर्स, इसके बीच में भी एक बैटल है जो थ्री मेन आर्गुमेंट्स के ऊपर सामने आते हैं हमारे। क्राइस्ट, अब क्राइस्ट जो कि एंशिएंट प्लेस का को फेवर करता है, क्लियर, तो उनके विचार हैं एंशिएंट प्लेस के प्रति। वो कहते हैं एंशिएंट राइटर्स आर बेटर बिकॉज मॉडर्न इमिटेट। उनका कहना है कि जो एंशिएंट जो लेखक होते हैं वो कहीं बेटर है किसकी अपेक्षा, क्यों, बिकॉज मॉडर्न इमिटेट लेखक है। उनका कहना है कि जो मॉडर्न राइटर्स होते हैं उसकी अपेक्षा एंशिएंट राइटर्स काफी बेटर है, क्योंकि जो मॉडर्न राइटर्स होते हैं वो हमेशा एंशिएंट चीजों को इमिटेट करते हैं। जो एंशिएंट राइटर्स ने लिखा उसी चीज को वो कॉपी करने लगते हैं, इसलिए एंशिएंट बेटर है क्योंकि उनको कॉपी किया जाता है। सेकंड पॉइंट उनका कि एंशिएंट इमिटेट्स नेचर, कि एंशिएंट किसी चीज को कॉपी नहीं करती बल्कि वो नेचर को फॉलो करते हैं, नेचर को इमिटेट करते हैं। थर्ड पॉइंट उन्होंने व्यक्त की एंशिएंट्स आर लॉ गिवर, जितने भी रूल्स बनाए गए हैं राइटिंग से रिलेटेड, क्रिटिसिज्म से रिलेटेड, वो हमेशा एंशिएंट राइटर्स ने ही दिए, इसीलिए उनको लॉ गिवर कहा जाता है। एंड दे शुड बी द मॉडल फॉर अदर राइटर्स टू फॉलो, और जितने भी आगे एंशिएंट राइटर्स के बाद जितने भी लेखक आए हैं उन्होंने उन सभी रूल्स को क्या किया, फॉलो किया है, तो वो तो एंशिएंट राइटर्स हैव बिकम द फॉलोअर, द मॉडल। तो एंशिएंट राइटर्स की जो राइटिंग वो फॉलोड की जाती है, वो मॉडल बन चुके हैं आगे आने वाले राइटर, इसलिए उन्होंने कहा एंशिएंट राइटर्स आर बेटर है। उन्होंने कहा कि जो फोर्थ पॉइंट उन्होंने ये भी व्यक्त किया कि दे फॉलो थ्री यूनिट्स, की जो एंशिएंट राइटर्स की जो राइटिंग्स होती है, जो ड्रामास होते हैं, उसके अंदर थ्री यूनिट्स मिलती है। यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ टाइम मीन्स होता है इफ टाइम इज 3 आवर्स मीन 3 आवर्स। अगर आपने 3 आवर्स की बात की है तो थ्रू आउट द प्ले दैट यू विल टॉक अबाउट ओनली 3 आवर्स। यूनिटी ऑफ प्लेस, इफ द प्लेस स्टार्ट्स इन लंदन इट विल एंड इन लंदन। वो कहते हैं कि यूनिटी भी होनी चाहिए प्लेस में। अगर आपका प्ले लंदन में स्टार्ट हुआ, लंदन में हुआ, कहीं भी अगर स्टार्ट हुआ, तो अंत भी उसका उसी जगह ही होना चाहिए, जहां से शुरू किया वही अंत होना चाहिए। यूनिटी ऑफ एक्शन, और एक्शंस में भी क्या होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी एक्शन कुछ तुरंत ही चेंज हो जाए, उसके बीच में कोई रिलेशंस भी होना चाहिए। तो ये थ्री यूनिटीज एंशिएंट राइटर्स के ड्रामास में हमें देखने को मिलती है। यूजीनियस के व्यूज हैं मॉडर्न प्लेस, इन्होंने मॉडर्न प्लेस के बारे में अपने विचार को व्यक्त किया है। वो कहते हैं दो वी हैव कॉपीड एंशिएंट, वो कहते हैं ठीक है माना कि हमने एंशिएंट राइटर्स को कॉपी किया है, बट वी मॉडर्न राइटर्स हैव रिटन बेटर देन एंशिएंट। फिर भी हम यही बोलेंगे कि हमारे जो आधुनिक लेखक हैं वो एंशिएंट राइटर्स से काफी अधिक अच्छा होते हैं। कहने का माना कि हमने
एंशिएंट राइटर्स को फॉलो किया, लेकिन हमारी जो राइटिंग्स, जो मॉडर्न राइटिंग्स है, वो उनसे कहीं अच्छे रूप में लिखी गई। ये जीनियस के व्यूज हैं मॉडर्न प्लेस के प्रति। एंड सेकंड वो पॉइंट कहते हैं कि एंशिएंट राइटर्स बट नॉट ओरिजिनल, कि एंशिएंट राइटर्स ने कोई भी चीज को ओरिजिनल नहीं डाला है, जबकि मॉडर्न राइटर्स में वो चीजें ओरिजिनल मिलती है। एंशिएंट राइटर्स डिड नॉट हैव एनी सेंस ऑफ डिवीजन ऑफ द प्लेस, और वो कहते हैं कि एंशिएंट राइटर्स को सेंस ही नहीं था कि किस तरीके से प्लेस को डिवाइड किया जाए, उसका डिवीजन कैसे किया है, तो ये चीज नहीं होती। एंशिएंट, जबकि मॉडर्न राइटर्स को अच्छी तरह से पता है कि कैसे प्लेस को डिवीजन किया जाए। Ancient writers have not included emotions like love in their plays। तो कहते हैं कि एंशिएंट राइटर्स की जो राइटिंग होती थी उनमें कभी इमोशंस नहीं होता था, जैसे कि लव टाइप पे कोई इमोशंस नहीं होता था उनके प्लेस में, जबकि बाद में आने वाली जो प्लेस थे, मॉडर्न जो प्लेस थे, उनमें लव इमोशंस को व्यक्त किया गया है। तो इस तरीके से यूजीनियस ने अपने विचारों को मॉडर्न प्लेस के बारे में व्यक्त किया है। लिसाइडियस, अब लिसाइडियस ने फ्रेंच प्लेस की बात की है, अपने व्यूज फ्रेंच प्लेस की फेवर में दिए हैं। तो कहते हैं कि फ्रेंच ड्रामेटिस्ट हैव स्ट्रिक्टली फॉलोड थ्री यूनिट। उन्होंने पहले कहा कि जो फ्रेंच के जो ड्रामेटिस्ट होते हैं, जो नाटककार होते हैं, उन्होंने बहुत ही स्ट्रिक्ट रूप में थ्री यूनिटीज, जो यूनिटीज ऑफ टाइम, यूनिटीज ऑफ प्लेस, यूनिटीज ऑफ एक्शन, जो है उस थ्री यूनिटीज को फॉलो किया है। दे नेवर मिक्स कॉमेडी इन टेल। उन्होंने कहा दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू, उनका फायदा ही, उनका जो नेक्स्ट पॉइंट है कि फ्रेंच जो राइटर्स होते हैं, फ्रेंच राइटर्स होते हैं, जो ड्रामेटिस्ट होते हैं, उन्होंने कभी भी कॉमेडी को ट्रेजेडी में वो मिक्स नहीं करते हैं। Recitus criticizes English, और इसने इस तरीके से इंग्लिश प्लेस की आलोचना भी की है फॉर मिक्सिंग टू डिफरेंट जर्नी, क्योंकि इंग्लिश प्लेस में हमें कॉमेडी एंड ट्रेजेडी दोनों जर्नी जो होती है, अलग जर्नी, वो मिक्स हो जाती है, कॉमेडी होता है, ट्रेजेडी। वो कहता है कि ये इंग्लिश प्लेस नहीं जिसमें ट्रेजेडी और कॉमेडी दोनों को मिला दिया गया। फ्रेंच प्लेस में अगर कॉमेडी तो कॉमेडी, ट्रेजेडी तो फिजिकली मिक्स नहीं किया जाता, फ्रेंच प्लेस ज्यादा अच्छा। They combine history to tragedy to make it more intense। वो कहते हैं कि हाँ, वो ट्रेजेडी में क्या करते हैं कि हिस्ट्री को कंबाइन करते हैं, हिस्ट्री को जोड़ देते हैं, जिससे कि कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। They never present violent actions on। वो कहते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है कि फ्रेंच प्लेस में एक खासियत होती है कि वो कभी भी वायलेंट एक्शन को प्रस्तुत नहीं करते, और स्पेशली ऑन स्टेज। जब ऑन स्टेज पे किसी भी ड्रामा को परफॉर्म किया जाता है तो वहां पर कोई वायलेंट एक्शंस वहां पर नहीं होते, हिंसक प्रवृत्ति जो लोगों के मन में हिंसा को उकसा दे, ऐसे कोई भी एक्शन वहां पर नहीं होते हैं। फ्रेंच प्लेस आर रिटन इन ब्यूटीफुल राइम। और नेक्स्ट पॉइंट भी उन्होंने व्यक्त किया कि जो फ्रेंच प्लेस होते हैं वो बहुत ही सुंदर राइम्स में लिखे जाते हैं। फ्रेंच प्लेस आर मोर ऑथेंटिक, और ये दे आर वेरी ऑथेंटिक, वो ऑथेंटिक भी होते हैं, यानी डेफिनेटली दे आर बेस्ड ऑन द रियलिटीज, तो वो ऑथेंटिक होता है। फ्रेंच प्लेस प्रीफर इमोशंस ओवर एक्शन फॉर प्लॉट एंड वायलेंस। वो कहते हैं कि फ्रेंच जो प्लेस होते हैं वो अक्सर इमोशंस को प्रीफर करते हैं, वो भी इमोशन ऐसे जो एक्शंस के ऊपर जो इमोशंस आते हैं उनको व्यक्त करते हैं, प्लॉट के ऊपर वायलेंस उनको। निएंडर, जो कि खुद जॉन ड्राइडन है, वो उन्होंने अपने व्यूज को इंग्लिश ड्रामास के फेवर में प्रस्तुत करते हैं। वो फ्रेंच फॉलोज थ्री यूनिटीज, दैट्स व्हाई दे डू नॉट लुक लाइक हियर। उन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि फ्रेंच प्लेस ने थ्री यूनिटीज को फॉलो करता है। जब वो थ्री यूनिट्स को फॉलो करते हैं कि जो कि लंदन में स्टार्ट हुआ तो लंदन में ही खत्म होगा, तो हमें सोचना पड़ेगा लंदन से होगा तो लंदन में ही किसी न किसी स्टोरी को वहीं पर मोड़ करना पड़ेगा, वहीं पे लेकर आना है। तो कहते हैं इस तरीके से वहां पर रियलिटी नहीं आती, क्योंकि हमें सोचना पड़ता है। तो कहता है कि इसीलिए फ्रेंच प्लेस में रियलिटी नहीं आती, क्योंकि वो थ्री यूनिट्स को फॉलो करता है। नेक्स्ट उन्होंने कहा दे लेक इमोशन, उसमें इमोशंस की भी कमी होती है ऐसे प्लेस में। दे लॉन्ग बोरिंग डायलॉग्स एंड वर्सेस, दे लॉन्ग वाले वो इच्छा रखते हैं कि बोरिंग डायलॉग, अक्सर उनकी जो लंबे लंबे बोरिंग डायलॉग्स और बहुत ही लंबी लंबी कविताएं उसके अंदर, तो जो जो उनके फ्रेंच प्लेस को क्या कर देते हैं, बोरिंग कर देते हैं, अनइंटरेस्टिंग बना देते हैं, डल बना देते हैं। इंग्लिश राइटर्स मेंटेन बैलेंस बाय एडिंग कॉमिक टच इन। वो कहते हैं कि जो इंग्लिश राइटर्स होते हैं, जो इंग्लिश प्लेस होते हैं, जो इंग्लिश हमारे ड्रामास होते हैं, उसमें एक बैलेंस होता है इसका, कॉमेडी का और ट्रेजेडी का। तो वो कॉमेडी को, कॉमेडी टच को ट्रेजेडी में डाल करके एक बैलेंस बना देते हैं, जिससे इंग्लिश राइटिंग की और इंटरेस्टिंग हो जाती है। इंग्लिश ड्रामेटिस्ट हैव इन्वेंटेड न्यू जर्नल नोन एज ट्रेजिक। नेक्स्ट में उन्होंने कहा कि इंग्लिश ड्रामेटिस्ट ने एक नई जर्नी, एक न्यू ड्रामेटिक फॉर्म को उन्होंने क्रिएट किया है, उसका नाम है ट्रेजिक कॉमेडी, जिसमें ट्रेजेडी कॉमेडी दोनों
पे पाई जाती है। इंग्लिश पीपल लाइक वॉयलेंस ऑन स्टेज, कहते हैं इंग्लिश जो लोग वाले जो इंग्लिश पीपल होते हैं वो अक्सर स्टेज पर वॉयलेंस को प्रीफर करते हैं एंड टेक इट, क्योंकि जब तक वॉयलेंस नहीं होता उनको मजा नहीं आता, उनको एंटरटेनमेंट मिला, तो उनको एंटरटेन करने के लिए वॉयलेंस भी डाला जाता है जिससे कि वो उसको इंटरेस्टिंग बनाया जा सके। तो इस तरीके से नियंत्रण ने इंग्लिश ड्रामा अपने विचार को व्यक्त किया। अब डिस्कशन, इसके अलावा उन्होंने साथ में बात की कि राइट्स एंड नियंत्रण के बीच में जो डिस्कशन चला वो क्या है, डिबेट ऑन वो राइम को लेकर डिबेट हुई इनके बीच में। राइट्स का माना है, राइट सेज दैट वी डू नॉट यूज राइम इन डेली लाइफ सो वी शुड नॉट यूज इट इन ड्रामा। तो राइट ने कहा कि देखिए जब हम अपनी डेली लाइफ में अपने दिन प्रतिदिन की चर्चा में राइम का प्रयोग नहीं करते तो हमें ड्रामा में भी राइम नहीं डालनी चाहिए। लेकिन नियंडर का कहना है नो, वी कैन यूज नेचुरल राइम्स इन प्लेस। हम एक नेचुरल राइम्स को हम ये कैन क्रिएट कर, लेकिन हम एक नेचुरल राइम्स को प्लेस में डाल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट राइट्स कहते हैं ही सेज दैट वी डू नॉट यूज राइम्स बट वर्ड्स इंस्टेड ब्लैंक वर्ड्स। ठीक है, कहता है कि हम ब्लैंक वर्ड्स की बात करते हैं, ब्लैंक वर्ड्स के बजाय हमें राइम को प्रयोग नहीं करना चाहिए। जबकि नियंडर का कहना है कि दैट ब्लैंक वर्सेस आर नॉट पोएट्री बट दे आर पोएटिक प्रोज। वो कहते हैं ब्लैंक वर्सेस जो वो पोएट्री नहीं है, वो पोएटिक प्रोज है। तो पोएटिक प्रोज है इसलिए हम उसका यूज कर सकते हैं। राइट्स का कहना है कि ग्रेट पीपल डू नॉट यूज राइम, कि जो महान लोग होते हैं वो राइम का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन नियंडर का कहना है कि ही सेज इन ईच कंट्री राइम्स, कहता है कि मैंने हर जगह जब भी कहा हूँ, हर कंट्री में कहा हूँ, तो ग्रामीण क्षेत्र में वहां पर राइम्स का प्रयोग किया जाता है, इसलिए राइम को प्रयोग कर लेना चाहिए। तो इस तरीके से दोनों बीच में डिबेट होती है इन पॉइंट्स को लेकर के। नेक्स्ट, अब ड्राइटन ने अपने चौसर के प्रति भी अपने विचार को व्यक्त किया है। वो कहते हैं कि ही वाज द फर्स्ट इंग्लिश पोएट हु यूज्ड पोएट्री। देखिए माना कि चौसर पहले इंग्लिश वाले कवि हैं जिन्होंने पहले इंग्लिश पोएट्री को लेकर के आए और उन्होंने पोएट्री का प्रयोग किया है। ही यूज्ड इट फर्स्ट टाइम सो वी शुड नॉट एक्सपेक्ट परफेक्शन फ्रॉम इट। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि माना कि चौसर ने पहली बार पोएट्री का इस्तेमाल किया, तो जब जब कोई भी व्यक्ति जब स्टार्टिंग करता है किसी भी चीज की तो परफेक्शन की हमें एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए। उसने हमें बल्कि उसको मोटिवेट करना चाहिए कि उसने इसका इस्तेमाल किया, एक नई चीज को लेकर के आया। हम अगर उसको क्रिटिसाइज करें तो वो डिमोटिवेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें उससे परफेक्शन की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होना। नेक्स्ट उन्होंने कहा विद द हेल्प ऑफ सो मेनी कैरेक्टर्स, उन्होंने बहुत सारी कैरेक्टर्स को अपने ड्रामाज में अपनी पोइट्री में व्यक्त किया है, बनाया, क्रिएट किया है। ही शोड लाइफ इन सोसाइटी ऑफ ब्रिटेन, उन्होंने हर कैरेक्टर्स के जरिए उस टाइम की जो इंग्लिश प्लेस थी, उस टाइम जो इंग्लिश सोसाइटी थी, अपने हर उनके हर एक कैरेक्टर को उस इंग्लिश सोसाइटी प्रेजेंट किया। तो उन्होंने उस इंग्लिश सोसाइटी को प्लीज अपने कैरेक्टर्स के जरिए वो दिखाया है। ही वाज अ डायमंड बट एन अनपॉलिश्ड डायमंड, उन्होंने कंपेयर किया उसको कि वो एक प्रकार की डायमंड, एक हीरा है, लेकिन ऐसा हीरा है दैट इज अनपॉलिश्ड, क्योंकि परफेक्शन उनके पास नहीं था, इसलिए उनको अनपॉलिश्ड डायमंड कहा जाता है, एक दागी हीरा कहा जाता है, बट हीरा है। कैसा, दैट इज द डिफरेंट मैटर। कंपेरिजन बिटवीन शेक्सपियर एंड बेन jonson, अब नेक्स्ट में उन्होंने शेक्सपियर और बेन jonson के बीच में कंपैरिजन की क्या तुलना की है। विलियम शेक्सपियर, वो कहते हैं कि विलियम शेक्सपियर कंपेयर टू होमर, कि विलियम शेक्सपियर की तुलना हम होमर के साथ कर सकते हैं। बेन jonson इज कंपेयर टू वर्जिल, और वो कहते हैं कि लेकिन बेन jonson की हम तुलना जो कंपेरिजन हम वर्जिल के साथ करते हैं, हु हैज रिटन इलैबोरेट राइटिंग, जिसने बहुत सारी इलैबोरेट राइटिंग की, बहुत ही मतलब सुसज्जित तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से अब तक इस्तेमाल को ब्यूटीफुल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए राइटिंग्स को लिखा है। नेक्स्ट कहते हैं शेक्सपियर हैज नॉट फॉलोड यूनिटी, शेक्सपियर ने यूनिटीज को फॉलो नहीं किया है, yet he created far better drama than French dramatists। वो कहते हैं कि जो फ्रेंच ड्रामाटिस्ट, जो फ्रेंच जो नाटककार है, उनसे कहीं अच्छे उन्होंने इंग्लिश ड्रामास को बनाया है, जबकि विदाउट यूजिंग द थ्री यूनिटेज, बिना थ्री यूनिटीज का उपयोग किए बिना भी उनके ड्रामास फ्रेंच ड्रामा से काफी बेटर है। He followed unities and he was perfect but, और वो साथ में कहते हैं कि बेन jonson ने यूनिटीज का इस्तेमाल किया, यूनिटीज ऑफ टाइम, यूनिटीज ऑफ प्लेस, यूनिटीज ऑफ एक्ट, इस यूनिटीज का यूज किया, लेकिन उसके बावजूद भी ही बात वो परफेक्ट नहीं और फर्टलेस, उनकी में तो कोई कमी नहीं। तो इस तरीके दोनों चीजों को देख सकते हैं कि हम बिना यूनिटीज के भी, जैसे सेकंड पर अच्छे ड्रामास बनाए और उन्होंने यूनिटीज को प्रूव करके भी ड्रामास बनाए, तो हम दोनों तरीके से अच्छी चीजों को क्रिएट कर सकते हैं। शेक्सपियर हैज द पावर टू मेक द ऑडियंस विजुअलाइज द स्टोरी, वो कहते हैं कि शेक्सपियर की बहुत बड़ी खासियत है कि जब कोई भी ऑडियंस या कोई भी रीडर जब उनके
ड्रामास को पढ़ता है देखता है, तो वो स्टोरी जो होती है वो उसके सामने विजुलाइज होने लगती है, ऐसा लगता है वो सब चीजें उसी के सामने चल रही हो। तो ये एक पावर है, ये कह सकते हैं कि एक क्वालिटी है सकते हैं। ही एंड वेंजन्स में हम कहते हैं ही इज द मास्टर ऑफ ह्यूमर। वो क्योंकि ह्यूमर जो हमारी राइटिंग्स में निकल गया है वो ह्यूमर हमारी बेन जॉनसन ने ही क्रिएट किया, बेन जॉनसन की ही देन है कि हम की राइटिंग से आजकल ह्यूमर आने लगा है। एंड क्लासिकल उन्होंने क्लासिकल स्टाइल्स को भी अपनाया। विलियम शेक्सपियर कंपेयर करते करते साथ वो कहते हैं कि ड्राइडन लव्स, कि ड्राइडन ने कहीं ना कहीं अपने फेवर फेवरेट को शेक्सपियर के प्रति शो किया है, और वो कहीं ना कहीं वो अपना लव शेक्सपियर के प्रति प्रदर्शित करते हैं। एंड दैट एडमायर्स बेन, हाँ वो बेन जॉनसन की एडमायर करते हैं, यानी प्रशंसा उन्होंने बेन जॉनसन की है, लेकिन कहीं ना कहीं लव उनका हमें शेक्सपियर के प्रति नजर आता है। ये व्यूज थे जॉन डाइटन के विलियम शेक्सपियर और बेन जॉनसन के प्रति इस तरीके से कंपेरिजन स्टडी उन्होंने की है। तो इस तरीके से सिलेक्शन आपने जाना कि किस तरीके से जॉन डाइटन अपने विचार को व्यक्त किया इंग्लिश क्रिटिसिज्म के प्रति, कि किस तरीके से इंग्लिश ड्रामास बेटर होते हैं क्लासिकल और फ्रेंच ड्रामास के प्रति, और कितने लोगों ने उन्होंने फ्रेंच ड्रामा मॉडर्न ड्रामा एंड ड्रामास के प्रति विचार को व्यक्त किया। साथ में उन्होंने जो है शेक्सपियर एंड जॉनसन के बीच में कंपैरेटिव स्टडी भी की है इसके अंदर, और चौसर एक दिन सब के प्रति अपने विचारों को व्यक्त किया। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।